नमस्कार है न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर की गई, उनको जेल में डाला गया है, एक विषय तो वो है ही है। साथ में उनका जो लाइसेंस है L13, ये लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 2,51,00,000 रुपए की राशि इसका जुर्माना किया गया है और ये जुर्माना की राशि की रिकवरी लैंड रेवेन्यूज के हिसाब से जैसे रिकवरी होती है उसको रिकवर किया जाएगा। इसमें 3 मुकदमे यमुनानगर के हैं, 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 मुकदमे अंबाला के दर्ज हुए हैं, 16 आरोपी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और साथ ही जो ये लाइसेंसधारी हैं 4 लोग हैं, मांगेराम पुत्र राजपाल, अमरनाथ पुत्र रतन सिंह, गौरव कंबोज पुत्र राजकुमार, सुशील कुमार पुत्र प्रेमपाल, इनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। और इनके जो जोन है रिटेल वेंड लाइसेंस जो जोन होते हैं 12 जोन, 4 शहरी, 6 शहरी, 6 ग्रामीण, ये भी रद्द कर दिए गए हैं। 41 सब वेंड, इनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। इस प्रकार से एक जिसको कहना चाहिए एक सख्त कदम हमने इसलिए उठाया कि इस प्रकार की हिम्मत आकर कोई व्यक्ति न कर सके। और लोगों को भी हमने आगाह किया है कि ऐसे जो सर्वेंट्स हैं इनसे कोई भी ऐसा मटेरियल कोई ना खरीदे जिसकी जहरीला होने की जिसकी आशंका बन सकती है, तो वो सारे विषय भी हमने बंद कर दिए हैं। जो आज दयालु स्कीम में हमने बेनिफिशियरीज को पैसा जो ट्रांसफर किया है उसमें 11 लोग, ये लोग भी हैं, 18 की डेथ हुई है तो 11 लोग उसमें कवर होते हैं, उनको भी पैसा भेज दिया गया है। ज्यादातर लोग तो उसमें 5 लाख रुपए वाले हैं, कुछ 3 लाख वाले हैं आयु के हिसाब से। एक ऐसा है जो सिंगल मेंबर फैमिली था तो उसको तो पैसा भेजने का कोई कारण बनता नहीं कि परिवार में और कोई व्यक्ति नहीं है। 3 अभी ऐसे बचे हैं जिनका अभी डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उसके डेथ का कारण भी नहीं पता लगा है। तो इस प्रकार से बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी जैसे उनका डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे उनको भेज दिया जाएगा, पैसा भेज दिया जाएगा। 11 में से 5 लाख के हैं, 1 2 3 4 5 लाख के हैं, 3 4 5 3 लाख के हैं, 6। सीएम मनोहर लाल ने सफाई कर्मचारियों को लेकर सरकार की तरफ से जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी और सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बताया गया। एक विषय सफाई कर्मचारियों का। सफाई कर्मचारी हमने उनके मानदंड तो पीछे बढ़ाए ही हैं। एक स्कीम लागू की गई है, उस स्कीम के हिसाब से जो कर्मचारी अपने शहर को स्वच्छता के उच्च मापदंड की श्रेणी में लाएंगे, स्वच्छता जो सर्वेक्षण होता है राष्ट्रीय स्तर पर एक सूची छपती है, उसमें जो ऊपर यानी कारपोरेशन के जो 25% कारपोरेशन यानी 11 हैं तो 3 कारपोरेशन जो उसमें सर्वश्रेष्ठ आएंगे उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। और ये कुल मिला के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर जो हमारे परिषद सबके 25% जो ऊपर वाले होंगे उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपये दिया जाएगा। उसके अगले जो 25% होंगे यानी कुल 80 88 या कितने 88 में से 25% माने 22 नगर पालिकाओं को 12,000 रुपया। अगली 22 जो नगर पालिकाएं होंगी वो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से जैसा भी योजना होगी तो उसके हिसाब से उनको 9,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। और कुल मिलाकर इसमें 4 किस्तों में ये देंगे हर 3 महीने के बाद, ताकि उनको उसका लाभ लगातार मिलता रहे। ऐसे ये कर्मचारी नियमित हों
चाहे पालिका के जो रोल कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग है, जितने भी उन नगर पालिकाओं में लोग होंगे उनको सबको, उनके जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी के जो कर्मचारी हैं उन सबको ये मिलेगा। लगभग 20 करोड़ रुपया वर्ष का इसमें जो है अतिरिक्त इन कर्मचारियों को हिस्से में जाएगा। ये जो सर्वेक्षण इस बार आएगा उसके बाद उनको अगले साल में 4 किस्तों में दिया जाएगा। यानी जिस वर्ष का सर्वेक्षण होगा ये पैसा उसके अगले साल में 4 किस्तों में दिया जाएगा। इस साल का सर्वेक्षण कब आने वाला है? फरवरी में, यानी अगला साल जो 24-25 है उसमें ये पैसा उनको मिलेगा। इस साल के लिए नहीं, इस साल के सर्वेक्षण के रिपोर्ट के हिसाब से मिलेगा। अगले साल में, अगले साल के लिए ही होगा। अगले साल और अच्छी सफाई करें। कोई ऐसा एरियर नहीं है, ये उनका एक पारितोषिक है। इस साल अच्छा काम करो, अगले साल पारितोषिक पाओ, फिर अगले साल जो अच्छे आएंगे उससे अगले साल उनको पैसा मिलेगा। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोविड को लेकर भी बातचीत की। सीएम ने कहा कि कोविड काल के दौरान जो 8,275 एफआईआर दर्ज हुई थी उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया भी अब शुरू की जाएगी। हाल फिलहाल प्रक्रिया में वक्त लग सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से प्रक्रिया अब शुरू कर दी जाएगी। एक विषय है कोविड का। कोविड के दिनों में हमको मालूम है कि बहुत से नियम केंद्र सरकार की ओर से भी बनते रहे हैं, प्रदेश सरकार की ओर से भी बनते रहे हैं। उसको सख्ती से लागू करने की बात भी ये हमेशा आई है। तो उस समय जो लोग डिफॉल्टर थे, ऐसे डिफॉल्टर लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती थी, एफआईआर भी रजिस्टर होती थी। अब चूंकि वो एक विषय ऐसा था, उसके बारे में उस समय तो पता नहीं था ये कोविड किस तरफ जाएगा और कब ये समाप्त होगा। अब प्रभु कृपा से, सबके प्रयत्नों से कोविड समाप्त हुआ है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि उस समय के जो एफआईआर हैं, 8,275 एफआईआर हैं उस कार्यकाल की, हम इसकी प्रोसेस वापस लेने की ये चालू करेंगे, क्योंकि इसमें कोर्ट की भी थोड़ी दखलंदाजी होगी। कोर्ट से इन सबको वापस कर 8275, तो 8275 ये हैं। और इसमें भी अगर संख्या के हिसाब से जो बड़े जिले हैं, बड़े जो जिले हैं उसमें गुरुग्राम है 1030, झज्जर 814, फरीदाबाद 765, करनाल 545, रोहतक 646। और जो लोग उस समय अरेस्ट हुए थे, बाद में उनकी सबकी जमानत हो गई है, वो अरेस्ट हुए थे 14,127 लोग। हाँ, तो एक प्रकार से इतने लोगों से को ये राहत मिल जाएगी, जिसमें अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है, ट्रायल भी है, कुछ तो उसमें बल्कि कन्विक्टेड भी हैं, छोटी मोटी सजा हुई होगी उनको, या जुर्माने हो गए होंगे, उन्होंने भर दिया होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो बाकी बच्चे हैं उनको सबको कोर्ट में कह करके इसको वापस लिया जाएगा। किसी ने मास्क नहीं लगाया तो उसका चालान हो गया, किसी ने भीड़ में ही खड़े थे उसका, यानी जितने प्रकार के उस समय नियमावली नई बनी थी वो कोविड से रिलेटेड। 144 की वायलेशन, तो ऐसे बहुत से नियम उस समय में पता है, आज तो नियम याद भी नहीं हमको कि क्या क्या नियम उस बनाए गए थे। हाँ, तो महामारी का एक अलग से एक इमरजेंसी एक प्रकार से वो थी, तो उस समय लोगों को उसका पालन करना अनिवार्य था। तो उसका पालन जिसने भी नहीं किया, जो भी उसका एफआईआर हो गई, पुलिस के अड्डे चढ़ गया, उसकी एफआईआर हो गई ऐसी। लेकिन वो चूंकि एक टेम्परेरी फेज था, टेम्परेरी तो हम आज कहते हैं, उस समय तो सबको ये लगता था कि मालूम नहीं क्या होगा। एक ऐसा नहीं, जो हो गया कन्विक्शन हो गई, केसेस वापस हो जाएंगे ताकि आगे वो बदला। हाँ, वो कई तो अंडर ट्रायल, हाँ, कुछ को फाइन हो भी गया, कईयों को तो हाथ फाइन मानो 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया दे दिया, खत्म हुआ। तो जो खत्म हो गए वो उस समय हो गए, लेकिन जो अभी भी चालू हैं उनको सबको वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में भी जानकारी साझा की गई। इस दौरान किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी मुख्यमंत्री ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये प्रयास है कि 2047 तक भारत देश विकसित देशों की गिनती में आ जाए। इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकारों की तरफ से लगातार प्रयास जारी हैं
ताकि देश को विकास की बुलंदियों पर ले जाया जा सके। बहुत महत्वपूर्ण वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों में हमको ध्यान होगा कि एक यात्रा ये शुरू करने का कहा है देश भर में, जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। देश कैसे विकसित हो अपना, क्योंकि अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। आने वाले 25 साल में, यानी जिसको अमृत काल कहा है प्रधानमंत्री जी ने, तो उस अमृत काल के अंतर्गत उसकी 2047 उसकी आउटर लिमिट रखी हुई है। 2047 तक ये देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां, एडमिशन की अपनी तैयारी है, जो जगत हमारा वाणिज्य जगत है उनकी अपनी तैयारी है, इंडस्ट्री जगत है उसकी अपनी तैयारी है, आम जनता भी उसके लिए तैयार हो। आम जनता को भी उसमें बहुत बड़ा रोल करना पड़ेगा। बहुत से बिहेवियरल चेंजेस ये जनता से अपेक्षित हैं, ताकि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं। हर व्यक्ति देश के साथ जुड़े, इंडिया फर्स्ट इस नाम से उसके मन में भाव जागे, तो जनता के अंदर बहुत बड़ा अभियान लेने की योजना केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, हमारे पास भेजी है। उसमें गांव-गांव में रथ यात्रा ये जाएगी। जहां रथ पहुंचेगा वहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी कार्यक्रम होंगे। जो लोग ऐसे हैं, बुद्धिजीवी लोग जिनको कहते हैं इंटेलिजेंसिया, उनके सेमिनार होंगे, ताकि एक वातावरण ऐसा बन सके कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो जनता उसमें सहभागी बने। आदिवासी क्षेत्र में तो ये यात्राएं 15 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बाकी देश में खास करके जो चुनाव के राज्य हैं या फिर चुनाव के राज्यों के आसपास वाले चुनाव जो राज्य जिन्होंने उसमें भागीदारी अपनी की है, हरियाणा भी उसमें आता है, तो ऐसे राज्यों को अपनी, जैसे चुनाव खत्म हो रहा है, 3 को रिजल्ट आ जाएंगे और आचार संहिता खत्म होने के बाद उनको अपना शुरू करना है। इसकी तैयारी आज से हमने शुरू की है। आज जैसे आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसे ही इसको जनता भी करेगी, एनजीओ भी करेंगे, एजुकेशन इश्यूज भी करेंगे, सरकारें भी करेंगी, हर विभाग इसमें लगेगा। जो जिसकी उपलब्धि है वो सब उपलब्धियां और उसमें जनता को बताई जाएंगी, और जनता के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उसमें बचे हुए जो काम हैं, उन कामों के नाते भी उनको सुविधाएं वहां और दी जाएंगी। इसके अंदर हरियाणा में हमने सोचा है कि 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा, तो मान लो 5 दिसंबर के आसपास एक डेट ऐसे हमने रफ आइडिया उसका बनाया है। बाकी 2 दिन में हम उसकी पूरी प्रारूप बना लेंगे, लेकिन लगभग ये 25 दिन, इस महीने के 25 दिन जनवरी महीने के, तो ये 50 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम। हम हरियाणा में ऐसा विचार करते हैं कि 5000 से लेकर के 7000 तक ऐसे कार्यक्रम होंगे। 6200 पंचायतें हैं, 3000 के लगभग वार्ड हैं। वार्डों में क्लस्टर वार्ड के अंदर ये कार्यक्रम होंगे, 2-3 वार्ड का मिला करके। तो कुल मैक्सिमम तो 7000 हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 5000 जरूर करेंगे 50 दिन में, कि 100 कार्यक्रम की एवरेज हर दिन आ जाए। इसमें पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने हमारे लोग हैं, हमारे सरकार के साथ जुड़े हुए कर्मचारी, अधिकारी, नेता, जनता और जो बुद्धिजीवी लोग, अधिकांश लोगों को इसका जोड़ने की हमारी योजना है। एलईडी की वैन जो है वो आएंगी, चलेंगी। अभी हमारे यहाँ आनी शुरू हो गई है, कल शायद 2 वैन आई हैं, फेजेज में आएंगी। ऐसा मान के चलते हैं कि 60 से 75 वैन हमारे यहाँ आएंगी, लेकिन ऑन एवरेज अगर 50 वैन भी रोजाना चलती हैं और 2 कार्यक्रम भी 1 वैन ऑन एवरेज करती है, तो रोज कितने हो गए? 100। तो 50 दिन में ये न्यूनतम। इससे ऊपर हमारी कितना संसाधन हमारे पास, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वैन्स कितनी होंगी, कितने कार्यक्रम बनेंगे, वो सारा जानकारियां आपको बाद में अलग से बताई जाएंगी। सीएम मनोहर लाल की तरफ से प्रदेश की जनता के हित में जितने भी जन कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं, उनका लाभ जनता को मिल रहा है। इसकी पुष्टि इस बात से हो जाती है कि जिन लोगों को पहले अपनी सुविधाओं को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, उन्हें अब घर बैठे ही सारी सुविधाओं के लाभ मिल जा रहे हैं।
और वहीं हरियाणा से सीएम ने प्रदेश के विकास के साथ साथ बच्चों के बचपन को संस्कार और शिक्षा युक्त बनाना अपना कर्तव्य समझा है। सीएम मनोहर लाल ने विशेष चर्चा करते हुए सरकारी प्लेवे स्कूलों का जिक्र किया। न सिर्फ जिक्र किया बल्कि बच्चों को शिक्षित कर अच्छा इंसान बनाने की बात भी कही। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत प्लेवे स्कूल के लाभार्थियों से बातचीत की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि सरकार की तरफ से सरकारी प्लेवे स्कूल खोले गए हैं। इसका लाभ प्रदेश के 40,000 बच्चों को मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाई करानी चाहिए। साथ ही भविष्य में बच्चों के लिए बनाए जाने वाले और प्लेवे स्कूलों के बारे में भी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। क्योंकि मैं आज ऐसे माता पिता से बात कर रहा हूं जिनके बच्चे अभी तक आंगनवाड़ी में जाते थे, अब वो सरकारी प्लेवे स्कूल इसमें जाने लग गए हैं। भावी पीढ़ी को संवारने के नाते उनका भविष्य अच्छा उज्जवल बने, यह हर एक माता पिता उसको इच्छा भी होती है और वो ऐसा करके हर्ष का अनुभव उनको होता है। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों की सुविधाओं के लिए प्लेवे स्कूल खोलना ये एक आज की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि पहले प्लेवे स्कूल पहले नहीं थे, पहले भी प्लेवे स्कूल थे, लेकिन उसमें प्राइवेट प्लेवे स्कूल अधिक थे जिसमें फीस देकर के अपने माता पिता यानी बच्चों को भेजने के लिए उनको खर्च करना पड़ता था। लेकिन जब हमने अनुभव किया कि हमारे आंगनवाड़ी में गरीब बच्चे ही ऐसे आंगनवाड़ी में जाते हैं, तो हमने अपने आंगनवाड़ियों में से ही 4,000 ऐसे अच्छे आंगनवाड़ी को प्लेवे स्कूल में बदलने का निर्णय लिया और वो प्लेवे स्कूल में बदल दिए गए हैं। उनमें अभी लगभग 40,000 बच्चे इन प्लेवे स्कूल के अंदर आते हैं, खेल खेल के माध्यम से वो शिक्षा लेते हैं और ऐसे जो गरीब परिवार हैं उनको इसका पूरा लाभ मिलता है। आज बच्चों की पढ़ाई के नाते से एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत चिंता की है कि नई जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 साल की आयु से ही बच्चों के शिक्षा का प्रबंध किया जाए, लेकिन भारी बस्तों के बोझ के नीचे नहीं, बल्कि खेल खेल के माध्यम से ही उन बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। और ये कार्यक्रम हमने अब शुरू किया है। अभी 4,000 प्लेवे स्कूल हमारे पहले से चल रहे हैं। घोषणा की है कि अगले 2 साल में 4,000 अन्य प्राइवेट यानी प्लेवे स्कूल भी खोले जाएंगे, जिसके लिए हमने 2500 भवनों की ये तलाश कर ली है जिनमें ऐसे स्कूल जो हैं खोले जाएंगे। जब ये प्लेवे स्कूल की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे समाज सेवी भी हैं जो ऐसे प्लेवे स्कूल के माध्यम से और समाज के अंदर एक अच्छी सेवा दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं जिला जींद में श्रीमती राजपति इसकी बात करूं तो उसने अपने गांव में एक प्लेवे स्कूल को गोद लिया है और वह सुचारू रूप से उस संचालन में अपनी गहरी रुचि वो ले रही है। बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहे भोजन की पौष्टिक भोजन की आवश्यकता हो अथवा उनके खेल के लिए प्लेवे स्कूल में खिलौनों की आवश्यकता हो, वहां सुविधाओं के नाते पंखों की आवश्यकता हो, तो ऐसे डीगल गांव के ग्रामवासियों ने अपने प्लेवे स्कूल्स में 11 पंखे इस प्रकार से दान दिए हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं, बहुत सी कंपनियां, बहुत से बैंक्स, स्वयंसेवी संस्थाएं प्लेवे स्कूल में अपना सहयोग करने के लिए ये सब आगे आ रही हैं। हमने वहां पर पीने के पानी की स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था ये की है, वाटर प्यूरिफायर लगाए हैं और बच्चों को तस्वीरों के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि बच्चों को तस्वीर जो है उसके मन को भाती है। तो इस प्रकार से उसको बाल पेंटिंग्स ये भी लगवाई हैं, झूले हैं, स्लाइडर हैं, खिलौने हैं। इन सब का प्रबंध एक अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को ये मिलता है। न केवल शिक्षा बल्कि उनको संस्कार मिले। अच्छे संस्कार यदि होंगे तो वही बच्चा बड़ा होकर के और एक अच्छा नागरिक बनेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये मानना है कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, प्रदेश का भविष्य होते हैं। उन्हें होशियार बनाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी सरकार की तरफ से लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे बच्चे एक अच्छा इंसान बन सकें।
और इसके साथ हमारे खास कार्यक्रम है डायरी में आज के लिए इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।